हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं। आज हम लोगों का ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। मॉलिक्यूलर मास को समझने के लिए और मोल कंसेप्ट को समझने के लिए मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या आपको ये पता चल गया कि एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है? कोई एटम का क्या वजन है, किसी भी एटम का क्या वजन है, हाइड्रोजन के एटम का क्या वजन है, कैल्शियम के एटम का क्या मास है, या क्लोरीन के एटम का क्या मास है, ये हमें कैसे पता चला? तो मैंने आपको बताया था कि एटम जो होता है ना किसी भी एलिमेंट का, बहुत ही स्मॉल स्मॉल बहुत ही स्मॉल, बहुत ही स्मॉलर, इनविजिबल, बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है जिसका वजन करना, एग्जैक्ट वजन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए साइंटिस्टों ने क्या किया था, मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। देखिए, साइंटिस्ट ने इन एलिमेंट्स के जो एटम है उनका वजन, एग्जैक्ट मास तो निकालना बड़ा डिफिकल्ट था। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, रिलेटिव मास को निकाला कि हम इन एलिमेंट्स का रिलेटिव मास निकाल लेते हैं। रिलेटिव मास निकालने से भी हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। रिलेटिव मास कैसे निकलता है? तो देखो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लो। मान लो आप दुकान पे गए और दुकान पर आप गए 1 किलो चीनी लेने के लिए। आपने लेनी है 1 किलोग्राम शुगर। आपने दुकानदार को बोला कि भैया मुझे 1 किलो चीनी दे दो। तो ये जो 1 किलोग्राम चीनी वो यहां पर रख करके 1 किलोग्राम जो शुगर है उसको मेजर करेगा। उसके पास एक बैलेंस होता है ऐसा। वो जब इस बैलेंस में एक तरफ 1 किलोग्राम चीनी रखेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि 1 किलोग्राम चीनी है या कितनी हो गई, कितना उसमें और डालना चाहिए, निकालना चाहिए? तो वो इसके रिलेशन में यहां पर 1 किलो का बाट रख देगा। ऐसे ऐसे बाट होता है ना, इस तरह का 1 किलो का बाट यहां पे जो रख देगा और इसके कंपैरिजन में इसकी तुलना करेगा इस वजन से। 1 किलो के बाट के बराबर जब वजन हो जाएगा चीनी का तो उसको पता चल जाएगा कि कितनी चीनी होगी, 1 किलो चीनी होगी। तो इसने 1 किलो चीनी कैसे तोली? इस बाट से कंपेयर करके, यानी इसके रिलेशन में इसको कंपेयर किया। तो जब ये इसके बराबर हो गई तो समझ में आ गया कि 1 किलो बाट के बराबर हो गई है ये चीनी, इसका मतलब ये हो गई 1 किलो चीनी। तो इसको कहते हैं रिलेटिव मास। इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव मास निकाला हमने। हमें चीनी का वैसे इतने सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आपने देखा है शुगर के बहुत सारे पार्टिकल, ना हमको गिन करके हम उनकी क्वांटिटी पता लगा सकते हैं, ना हमको ऐसे उठा करके नहीं पता चलेगा कितना वजन है। कैसे पता चलेगा 1 किलो 2 किलो का? तो हम किसी चीज से उसका रिलेटिव मास निकालते हैं। अगर आपने 2 किलो चीनी लेनी होगी तो उसको यहां पे एक बाट और रखना पड़ेगा। तो चलो आप 2 किलो चीनी ले रहे हो तो उसने क्या करना पड़ेगा, ऐसे 1 किलो का और इसके पास में एक बाट जो है 1 किलो का और रखना पड़ेगा। अभी बैलेंस हो जाएगा तो पता चल गया चीनी कितनी होगी, 2 किलो होगी। यानी कि इस बाट के कंपैरिजन में आपने इसको मेजर किया, इसे कहते हैं रिलेटिव मास। इससे रिलेट करके इसका मास निकाल दिया हमने। चीनी का मास निकल गया किससे रिलेट करके? इस बाट के, इस लोहे के बाट से कंपेयर करके। तो फिर यही कंसेप्ट साइंटिस्ट ने यूज किया। और यह बात किसने बोली? यह बात बताई जॉन डाल्टन ने। देखिए, जॉन डाल्टन बड़े ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ये बहुत ही बड़े स्कॉलर रहे हैं। इन्होंने क्या बोला कि जिस तरीके से हम तराजू पर बाट से रिलेशन करके और चीनी को तोल लेते हैं, या आलू को तोल लेते हैं, या प्याज को तोल लेते हैं, ऐसे ही हम क्यों ना अपने एटम्स के वजन को भी किसी दूसरी क्वांटिटी से कंपेयर करके उनका वजन निकाल लें। तो ये बात सबके संज्ञान में आई, सबको समझ में आएगी, यस ये भी तरीका सही है। अगर हम किसी एटम का वजन वैसे नहीं तोल सकते, हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट है नहीं, कोई बात नहीं, उसके वजन को हम किसी दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स से कंपेयर करके देखा। उन्होंने किसका उदाहरण लिया? उन्होंने सबसे कम वजन वाला हाइड्रोजन, उन्होंने हाइड्रोजन का एक एटम लिया और इस तराजू में रख दिया। हाइड्रोजन का एक वजन लिया, यहां पर उन्होंने एक हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एक एटम लिया, ठीक है, 1H। और यहां पर उन्होंने क्या किया, अलग अलग एलिमेंट्स के, दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स को रख रख के देखा
लेकिन हाइड्रोजन का ये जो है, ये जो एक एटम है, ये तुलना में किसी के बराबर नहीं हो रहा था। कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था, पॉइंट कुछ ऊपर चला जाता, पॉइंट कुछ नीचे चला जाता था। ऐसे करते 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 स्टडी होती रही। फिर बाद में पता चला कि अगर हम कार्बन 12 ले लें, अगर हम कार्बन 12 एलिमेंट लें और कार्बन 12 के 12 टुकड़े कर दें, उसके एटम के 12 टुकड़े करें, तो देखिए मैंने यहां पे इसके कार्बन 12 के 12 टुकड़े कर दिए। कार्बन एटम है कार्बन 12 का, मैंने उसके 12 टुकड़े किए और टुकड़े करके मैंने यहां रख लिए 1 2 3 4। अब तुम इनको बाट समझो, जैसे चीनी तोलने के लिए बाट होते ना, समझो मेरे पास ये 1-1 किलो के बहुत सारे बाट हो गए, 1 बाट 2 बाट, इन सब के ऊपर 1-1 यूनिट लिख देता हूं, तो 12 यूनिट हो गई। तो ये मेरे पास 12 बाट हैं और सब बाट कितने कितने के हैं, 1 यूनिट के हैं, 1-1 यूनिट के हैं, ठीक है। तो 12 टुकड़े हैं, तो 1 का ये है, 1 का ये है, 1 का ये है, 1 का ये है, यानी ये समझो कि 1-1 किलो के बाट मान लो भाई 1-1 किलो के बाट है। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, 1 किलो नहीं है, मान लो कि ये सारे जैसे 1-1 किलो का बाट था ना हमारा चीनी तोलने वाला, ऐसे ही 1-1 यूनिट हो गए। 12 यूनिट में हमने कार्बन 12 को कर लिया। अब इसका एक हमने ये बाट उठाया 1 यूनिट वाला और यहां तराजू में रख के देखा, तो फिर बड़ा अचंभित हो गए साइंटिस्ट। कार्बन 12 के 12वें टुकड़े के बिल्कुल बराबर हो गया एक हाइड्रोजन का एटम का वजन का मास। तो बस प्रॉब्लम सॉल्व। इन्होंने क्या किया, अब इसी बात को इन्होंने ओके कर दिया, वेरी गुड। अब हम लोग कार्बन 12 के ये जो बाट बनाए हमने, 1-1 यूनिट के बाट बनाए, यही बाट हम यूज करेंगे बाकी एलिमेंट्स के एटम का वजन करने के लिए। तो इन्होंने हाइड्रोजन का वजन किया, तो एक हाइड्रोजन का जो एटम था वो कितनी यूनिट में बराबर हो गया, 1 यूनिट में, तो उसका उन्होंने वजन बोला कि यह है AMU, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो हाइड्रोजन का वजन उन्होंने लिख दिया 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम U भी लिख सकते हैं। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ये जो है एटम की को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। तो इस यूनिट को लिखते हैं जैसे किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर, लीटर लिखते हैं ना यूनिट। तो ऐसे ही एटम के वजन को जब हम तोलते हैं, मास जब निकालते हैं, तो उसके रिलेटिव मास के लिए ये यूनिट यूज होती है, यूनिफाइड मास। और इसकी जगह हम एक चीज और यूज कर सकते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल जो है U है, स्मॉल U जैसा जो दिखता है। ये किसने बोला ऐसा करने के लिए, IUPAC ने बोला, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने क्या बोला कि आप लोग ये स्मॉल U जैसा दिखने वाला जो है ना, ये सिंबल यूज कीजिए, ये यूनिट यूज कीजिए एटम के मास को रिप्रेजेंट, रिलेटिव मास को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो मैंने यहां पे जितने भी एलिमेंट यहां पे रखे हुए हैं, ये इन सब एलिमेंट्स के एटम हैं और ये इन एटम्स के रिलेटिव मास है, एग्जैक्ट मास नहीं है, रिलेटिव मास है। और ये रिलेटिव मास कैसे निकाले गए, कार्बन 12 के 12 टुकड़े कर दिए, 12 छोटे छोटे बाट बना दिए और एक एक करके रख के देखा गया। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट क्या किया, चलो इसकी बात करते हैं। इन्होंने नेक्स्ट रखा कार्बन को, यहां पर कार्बन का एक एटम रखा भैया। तो जब कार्बन का एटम रखा तो एक बाट में से भी बराबर नहीं हो पाया, 2 से नहीं बराबर हो पाया, 3 से भी बराबर नहीं हो पाया, 4 से बराबर नहीं हो, ऐसे करते करते कार्बन 12 के सारे बाट, यानी कि 12 के 12 बाट रख दिए यहां पे, तब ये बैलेंस हुआ। तो क्योंकि तो कार्बन ही है, अरे ये भी तो कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो कार्बन तो अपने आप में ही, ये पूरा एटम किस चीज का था, कार्बन का था। तो ये सारे दोबारा से जोड़ दिए, जब दोबारा से इकट्ठे हो गए तो ये कार्बन के बराबर हो गए। तो लो जी, कार्बन का वजन कितना हो गया, 12U। इसी में से तो तोड़ के बनाए थे 12 टुकड़े, दोबारा जोड़ दिए, बराबर हो गए। अब उसके बाद कार्बन को हटाओ, अब चलो दूसरे किसी का रिलेटिव मास निकालते हैं। हमने निकालना है नाइट्रोजन का। तो भैया यहां पे नाइट्रोजन का एक एटम रख दिया, ये तराजू ऐसे टेढ़ा हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, भाई ये 12 के 12 बाट रख दिए यहां पे, उसके बावजूद भी ये बराबर नहीं हुआ। तो फिर एक और एटम लिया, उसके 2 टुकड़े और निकाले। कार्बन 12 का एक एटम के तो 12 टुकड़े थे, अब दूसरा कार्बन 12 का एक और एटम लिया, उसमें से फिर 12 टुकड़े किए और देखना चाहते थे लोग कि देखते हैं कितने ज्यादा वजन होंगे। तो इसके 2 टुकड़े और यूज करने के बाद 10 और 2 नहीं सॉरी 12 और 2 14, ऐसे 14 यूनिट्स को रखने के बाद ये नाइट्रोजन का वजन, एटम का वजन जो है बैलेंस हो गया। तो इन्होंने क्या बोला कि 12 और 2 14, तो इसका AMU कितना है,
रिलेटिव मास कितना होना चाहिए नाइट्रोजन का? 14। आपको समझ में आ रहा है कैसे मतलब कार्बन 12 के इन छोटे छोटे 12 टुकड़ों को एक एक करके, दो दो करके, पांच पांच करके, 10 10 करके, 12 करके, 14 करके रखते जा रहे हैं, और जहां बैलेंस हो रहा है वही हमने उस एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास यूनिट मान लिया, रिलेटिव मास मान लिया। तो ये सब क्या है? ये सब रिलेटिव मास है। समझ में आई आपको बात? तो ऐसे करके इन सारे एलिमेंट्स के रिलेटिव मास निकाले गए। अब ये मैंने क्यों बताया आपको? क्योंकि हम लोग एटॉमिक मास जब तक नहीं पता होगा ना, तब तक हम लोग मॉलिक्यूलर मास नहीं बता सकते। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। ये तो एटॉमिक मास है, ये तो सिर्फ एक एटम का मास है ना। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? एक से ज्यादा एटम जब जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जब एक एटम का अगर मान लो हमें पता है, तो अगर हम 2 3 4 एटम्स को जोड़ दें तो फिर उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। तो उसका मॉलिक्यूलर मास इकट्ठा करके कैसे निकलेगा? कुछ दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है। अब तो अगर आपको एटॉमिक मास समझ में आ गया कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है, तो समझते रहना। मैंने फिलहाल यहां रख दिया है, आप थोड़ा दिमाग लगाना, इसको रिकैप करना, बार बार समझना। तो मैंने अभी फिलहाल आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के आपके जो चैप्टर में दिए हुए हैं उनके रिलेटिव मास यहां पे पहले से रख दिए हैं। अब इनका यूज करके मैं आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाऊंगा। पहले तो आपको ये पता है ना मॉलिक्यूल क्या होता है भाई? मॉलिक्यूल एक से ज्यादा एलिमेंट जब जुड़ जाते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट जब जुड़ जाए, सॉरी, एक से ज्यादा एटम जब जुड़ेंगे तो बनाते हैं मॉलिक्यूल। पढ़ा था ना आपने, भूल तो नहीं गए हो भाई? एक एटम है, मैंने बताया था ना, दूसरा एटम है, दोनों जुड़ेंगे, और एटम जुड़ेंगे, और एटम जुड़ेंगे। मान लो ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ऐसे जुड़ते जुड़ते क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, है ना। और फिर ये मॉलिक्यूल आगे जाके या तो एलिमेंट के मॉलिक्यूल बनेंगे या फिर ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? एक से ज्यादा एटम जो जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। ये थोड़ा सा मैंने आपको रिकैप कर दिया। अब चलिए मॉलिक्यूलर मास पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलो मैं एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देता हूं आपके लिए। देखिए H2O ये पानी का मॉलिक्यूल है। जब हाइड्रोजन के 2 एटम और एक ऑक्सीजन का एटम जुड़ा तो फिर ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल? पानी का। अब हमें कह रहे हैं कि भैया इस मॉलिक्यूल का वजन बताओ कितना होगा। व्हाट इज द रिलेटिव मास ऑफ H2O? तो अब इसके लिए क्या करें? कौन सा तराजू लेके आए? अरे अब तो तराजू लाने की जरूरत ही नहीं है, यहां से देख लो। देखो हाइड्रोजन के एक एटम का कितना रिलेटिव मास होता है? 1U। कितना होता है? 1U। तो फिर 2 एटम का कितना होगा? 2 एटम का ऑब्वियस सी बात है 2 का 2U हो जाएगा भाई। एक का अगर मैं कहूं कि एक इधर 1 किलो चीनी रखी है, इधर भी 1 किलो चीनी रखी है, 1 किलो और 1 किलो दोनों को मिला दो कितना हो जाएगा? 2 किलो हो जाएगा। बड़े सिंपल मैथमेटिक्स है भाई। अगर मैंने आपको बोला ये चौक है, इसका 10 ग्राम वजन है, ऐसे ऐसे 2 चौक को मिला दो सेम, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 ग्राम हो जाएगा। तो सिमिलरली ऐसे ही अगर हाइड्रोजन का एक एटम का वजन 1U है, यानी कि 1 AMU है, तो 2 का कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 2 AMU होगा। देखो कई बार मैं AMU लिख रहा हूं, कई बार मैं स्मॉल u लिख रहा हूं, एक ही बात है, कुछ भी यूज कर सकते हो आप, दोनों का एक ही मतलब, दोनों यूनिट है। तो बेटा यहां पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो हाइड्रोजन का तो वजन हो गया 2 AMU, लेकिन इसमें साथ में ऑक्सीजन भी तो है, प्लस में क्या है? ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन का कितना होता है भाई? ये रहा, ऑक्सीजन का होता है 16, एक एटम का 16। तो यहां पे कितने एटम है? एक ही एटम है, तो प्लस कर दो इसमें 16 तो हो गया ऑक्सीजन का वजन, और 2 हो गया हाइड्रोजन का, तो 16 और 2 कितना होता है? 18। तो टोटल कितना हो गया? 16 प्लस 2, इसका हो गया 16 और इन दोनों का हो गया 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल, और दोनों को जोड़ दो इज इक्वल टू हो गया 18। 2 इसके और 16 इसका, 18। तो टोटल H2O का मास कैसे निकला? मॉलिक्यूलर मास, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, इसी को बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास। तो कैसे निकला? ऐसे निकला भैया, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18U। समझ में आई बात आपको? अब चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, एक दो और एग्जांपल करते हैं ताकि इजी हो जाए चीजें। अभी हमने H2O के मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा, थोड़ा दूसरा कुछ कर लेते हैं। ओके, अब हम करते हैं NaCl। देखो ये एक मॉलिक्यूल है। क्यों है मॉलिक्यूल? क्योंकि एक सोडियम का एटम जुड़ गया,
एक क्लोरीन का एटम जुड़ गया, तो एक से ज्यादा एटम जुड़ गए तो भैया मॉलिक्यूल बन गया ना, तो मॉलिक्यूल तो है ही। तो अब इसका मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भैया, बताओ जरा। सोडियम के कितने एटम हैं? 1 है। क्लोरीन के कितने एटम हैं? 1 है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोनों का। एक सोडियम के एटम का कितना वजन होता है, ये देखो, सोडियम के एक एटम का वजन होता है 23। कितना होता है? 23 यूनिफाइड मास यू। और क्लोरीन का कितना होता है भाई, ये यहां नीचे क्लोरीन लिखा हुआ मैंने 35.5 यू। तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है, सोडियम का जोड़ दो, 23 था नहीं, सॉरी मैं 24 लिख दिया, 23 प्लस 35.5 इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 0.58 और 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। टोटल इसका वजन हो गया NaCl का। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देख लो कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा एटम कितनी क्वांटिटी में है, कितना नंबर उसका। 2 एटम है सोडियम के, 3 एटम है, या हाइड्रोजन के 2 एटम है, 1 एटम है। जैसे ये है CO2। अब बताओ यहां पे कार्बन के कितने एटम है? 1 एटम है। तो कार्बन के 1 एटम का वजन देख लो भाई, यहां पे दिया हुआ है कार्बन का, ये दिया हुआ 12। ठीक है, तो भैया 1 है तो 12 जोड़ दिया। अब ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो 1 का वजन होता है 16, तो 2 का कितना हो गया? 16 तो नहीं 32, 2 का हो गया 32। अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया भैया 44। एटॉमिक मास यूनिट ग्राम में नहीं लिखेंगे इसको, इसकी भी यूनिट क्या होगी, क्योंकि हम लोग रिलेटिव मास निकाल रहे हैं। ये क्या था हमारा रिलेटिव मास, तो ये भी तो रिलेटिव मास ही निकलेगा। तो ये हो गया मोलिकुलर मास निकालने का तरीका। समझ आई बात? कितना ही बड़ा फार्मूला हो, चलो थोड़ा सा बड़ा फार्मूला लिखते हैं एक बार। मान लो हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल आ गया भाई, ऐसा मॉलिक्यूल आ गया C6H12O22। लो जी साहब, ये तो ग्लूकोज का फार्मूला आ गया, ग्लूकोज का फार्मूला होता है ना ये। तो C6H12O22 कह रहा है इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। कोई बात नहीं, कार्बन के कितने एटम है? 6। तो 6 एटम मल्टीप्लाई एक का वजन कितना है? 12। कर दो भैया ऐसे ब्रैकेट के अंदर कर लो, प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं? 12 मल्टीप्लाई भाई 12 मल्टीप्लाई एक का वजन कितना है? 1। ठीक है, अब प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं? 22। ऑक्सीजन के कितने हैं? 22। अब मल्टीप्लाई एक का कितना वजन है? 16। तो लो भाई, अब इतना मैथमेटिक्स तो मेरा भी अच्छा नहीं है, इन सबको मल्टीप्लाई करो, इसको और फिर तीनों को जोड़ दो, आपका क्या निकल जाएगा? मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। मुझे लगता है अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो फिर भाई इलाज कराओ थोड़ा सा, ठीक है ना, फिर आपको इलाज की जरूरत है, पढ़ाई की नहीं। ठीक है बेटे, तो अब जो है हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, और वो है मोल कंसेप्ट। अब ये मोल क्या होता है? हमने एटॉमिक मास देख लिया, हमने मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोल कंसेप्ट। अब ये मोल क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि डजन क्या होता है, आपकी मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा बाजार जाओ और 2 डजन केले ले आओ। आपकी मम्मी ने क्या बोला कि 2 डजन बनाना लेके आइए, 2 दर्जन केले ले आओ। तो आप कितने केले लेके आओगे? 24 केले लेके आओगे, 24 बनाना लेके आओगे। आप देखो, आपकी मम्मी ने ये तो नहीं बोला कि 24 केले लेके आओ, उन्होंने क्या बोला? 2 डजन केले लेके आओ। तो आपको पहले से ही मालूम है कि 1 डजन जो मम्मी ने बोला है, 1 डजन इज इक्वल टू होता है 12। मतलब आपको 1 डजन में पता है कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर मान लो उसने आपको 10 केले दे दिए तो आप क्या बोलोगे? भैया 1 डजन तो पूरे कर दो। तो जब तक वो इसको 12 नहीं करेगा, आपको देखो, आप बच्चे हो, छोटे से बच्चे हो, छोटा बच्चा प्राइमरी क्लास का बच्चा बता देगा 1 डजन केले में, 1 डजन अगर केले बोलेगा तो कितने केले उसमें क्वांटिटी होनी चाहिए? तो 12। इसी प्रकार माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है? जैसे केलों का 1 डजन करके एक निश्चित क्वांटिटी उसमें निकलती है, इसी तरह केमिस्ट्री में जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स वो इतने छोटे होते हैं कि अगर मैंने इतना सा भी तोड़ दिया ना, तो इसमें भी लाखों की संख्या में है। अब इसको गिनने बैठूं क्या? कैसे गिनूं?
तो जैसे हमने रिलेटिव मास निकाला, ऐसा ही कुछ इसमें भी करना पड़ेगा। तो फिर एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एवोगैड्रो। साइंटिस्ट का नाम था एवोगैड्रो। उन्होंने एक नंबर दिया, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। उन्होंने बोला कि एक नंबर याद कर लो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या, कौन सा नंबर है? ये कांस्टेंट नंबर है जो किसने दिया? एवोगैड्रो ने। अब इस नंबर का यूज करेंगे हम। पहले ये रट्टा मार लो इस चीज का कि एवोगैड्रो ने एक नंबर दिया 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब ये क्या है वो समझाता हूं। लो जी, एवोगैड्रो साहब ने एक नंबर दे दिया भाई 6.022। ये क्या होता है? जैसे एक दर्जन में 12 केले होते ना, ऐसे ये नंबर ये होते हैं 1 मोल में, ये होते हैं 1 मोल में। तो एवोगैड्रो ने क्या समझाया कि जैसे 1 डजन केले होते हैं तो उसके अंदर 12 केले आएंगे। इसी प्रकार अगर हमने एटम का 1 मोल बोल दिया, आप दुकान पे गए केमिस्ट के पास, आपने बोला 1 मोल सोडियम दे दो, तो 1 मोल सोडियम दे दो का मतलब वो समझ गया 1 मोल सोडियम के अंदर उसको कितने एटम देने हैं, इतने एटम्स देने हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है 6.022 10 की पावर 23। अगर मैं इसको लिखने बैठूं यहां पे ऐसे, तो देखो 6022 करके, अब तक मैंने पॉइंट हटा दिया तो 1 2 3 जीरो इसमें कम कर लो तो 20 जीरो रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं तो गिनती भी भूल जाऊंगा इसके आगे। इतना बड़ा नंबर देखो, इतना बड़ा नंबर है 1 मोल के अंदर। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप इसको ऐसे करके याद रखो? पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसको ऐसे स्मॉल डिजिट में याद रखो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल अगर आपने बोला, 1 डजन अगर आपने बोला तो 12, कितना नंबर हुआ? 12। और 1 मोल अगर आपने बोल दिया कि भाई मुझे एलिमेंट का, मॉलिक्यूल का या किसी पदार्थ का, कंपाउंड का 1 मोल दे दो, तो कंपाउंड का 1 मोल दे दो मतलब उस कंपाउंड के उसको कितने मॉलिक्यूल देने हैं? 6.022 इतने सारे मॉलिक्यूल देने हैं। अगर आपने बोला कि मुझे सोडियम के 5 मोल, मुझे 5 मोल दे दो, किसके? सोडियम दे दो भाई 5 मोल, 5 मोल सोडियम दे दो, तो इसका मतलब 1 मोल में कितना है? इतना। तो मल्टीप्लाई करके देख लिया आपने कैलकुलेटर से, भाई इतना 1 में होता तो 5 देने इसको, तो भाई से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे इसमें देखते हैं, आपने बोला 5 डजन केले दे दो, तो 1 डजन में कितना होता है? 12। तो 12 से गुणा करोगे ना, 12 5 60, तो टोटल से 60 देने। समझ आ रही है आपको बात? 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं? अब जितने आपको ज्यादा मोल मांगेगा उतने से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। जितने आपको कम मोल मांगेगा, मान लो वो बोले कि मुझे तो भाई सिर्फ 0.2 मोल चाहिए या इसके आधे चाहिए, आधा मोल दे दो, तो भैया अगर 1 मोल में इतने हैं तो इसका आधा कर दो, आधा मोल हो जाएगा। समझाई बात? 0.2 मोल मांग रहा है, 0.2 निकालना पड़ेगा। जैसे जरूरी थोड़ी ना कि आप हमें से 1 दर्जन से ज्यादा ही मांगोगे। आप बोलोगे मुझे आधा दर्जन केले दे दो, हाफ डजन केले। अब हाफ डजन में बेटे 12 नहीं, अब तो 6 आएंगे ना। तो इस तरीके से डजन भी, 5 डजन भी मांग सकते हो आप, या आधा डजन भी मांग सकते हो। इसी तरह मोल के अंदर भी होता है। 1 मोल के अंदर ये एवोगैड्रो नंबर होता है। 1 मोल के अंदर इतनी क्वांटिटी होती है, चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई आयन हो, तो कितनी क्वांटिटी होगी 1 मोल के अंदर? इतनी होगी। अच्छा, अब भैया इसका फायदा क्या है? ये हम जो जान रहे हैं, आपने ये तो जान लिया कि 1 मोल के अंदर कितनी क्वांटिटी होती है। इसका फायदा क्या है? हमने करना क्या है? हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं अब इसकी सहायता से। देखो ये मोल का यूज क्या है, कहां इसका यूज होगा। ओके, सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया ना। हमने पढ़ा एवोगैड्रो नंबर जो कि होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और ये किसके बराबर होता है? ये 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो इसका यूज कैसे होता है बेटा। बाई चांस आपने बोला कि मेरे पास सोडियम के 2 मोल है, मेरे पास सोडियम के 2 मोल है, तो बताओ मेरे पास कितने एटम्स हैं, कितने मतलब पार्टिकल्स हैं मेरे पास। तो आप क्या करोगे?
2 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10^23 या फटाफट बता दोगे भाई इतने हैं आपके पास पार्टिकल्स। कितनी बात समझ आई। अब इसका क्या है ना, अब इसकी एक चीज और भी है। देखो मोल कंसेप्ट में एक चीज और आती है, मोलर मास। मोलर मास, ये मोलर मास क्या होता है। तो हम एक काम कर लेते हैं, अभी मैं एक कॉलम बनाता हूं यहां पे, ऐसे 3 कॉलम बना लेते हैं। ये लो, ये लो, और यहां पे मैं रख दिया, देखो ये तो मैं यहां पे लिख देता हूं एटॉमिक मास। क्या लिख देता हूं, एटॉमिक मास। यहां पर लिख देता हूं मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद यहां पर लिख देता हूं मोलर मास। मोलर मास, अब देखो क्या डिफरेंस इन तीनों में। एटॉमिक मास क्या होता है, किसी एक एटम का मास, जैसे कार्बन का 12, ठीक है, हाइड्रोजन का 1, ठीक है, ऑक्सीजन का 16, ठीक है, और कौन से थे हमारे पास अभी, चलो इतना ही ले लेते हैं। कार्बन के 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन के 16 है, ठीक है। नाइट्रोजन के मान लो 14 है, नाइट्रोजन के 14, सोडियम के 23 है। चलो ये सब ले लेते हैं 23। ये AMU है, लेकिन रिलेटिव मास है। क्या है, रिलेटिव मास, एग्जैक्ट मास नहीं है। ये तो कार्बन 12 के 12 टुकड़े करके उनसे रिलेटिव मास निकाला गया है। चलो तो ये तो हो गया एटॉमिक मास, क्योंकि एक एटम का मास है। अब मॉलिक्यूलर मास मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, H2O, CO2, या अभी बताया था ना C6H12O22। इसका जो टोटल मास होगा तो कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 16, ऑक्सीजन 16 होता है, तो 16 प्लस 2 18, इसका क्या हो गया 18U, हो गया ना। अब देखो यहाँ पे कार्बन का 1 है, तो कार्बन का वजन कितना है 12, 12 प्लस 2 ऑक्सीजन के हैं तो 16 32, 32 प्लस 12 यानी कि 12 प्लस 32 कितना हो गया 44, कितना हो गया 44U। इसी प्रकार इसका हमने, इसका तो बहुत बड़ा है, इसका रहने दो भाई, इतना बड़ा नहीं करूंगा अभी, मेरे से नहीं निकलेगा, ये मैथमेटिक्स का है, बहुत ज्यादा टफ है, तुम लोग निकाल लेना। चलो एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये एटॉमिक मास, ये अब ये मोलर मास क्या है। तो देखो मान लो कोई हमसे पूछे कार्बन का मोलर मास क्या है, या H2O का मोलर मास क्या है, या ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है, या सोडियम का मोलर मास क्या है। मोलर मास मतलब एक मास का, एक मोल का वजन, किसी भी एलिमेंट के एक मोल के अंदर कितना वजन होता है, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, मैंने बोला सोडियम का 1 मोल है, सोडियम का मेरे पास 1 मोल है। 1 मोल का मतलब इतने सारे मेरे पास एटम्स हैं, सोडियम के इतने एटम है मेरे पास। 1 मोल में इतने एटम आते हैं ना भाई, एक डजन में 12 के लिए आते हैं ना, तो 1 मोल में इतने एटम आ गए सोडियम के। अच्छा इनका वजन कितना होगा, फिर कैसे पता लगाऊं इनका वजन क्या होगा। तो भाई एक एटम का वजन था मेरा, एक एटम का वजन था 23, एक एटम का था 23, और 1 मोल में है इतने पार्टिकल, इतने एटम, तो इन सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ये भी प्रॉब्लम आ गई कि कौन कैलकुलेट करेगा इतना सारा 6.022 into 10^23 बार बार मल्टीप्लाई करके कौन निकालेगा। तो इसका भी एक तरीका निकाल दिया साइंटिस्ट ने। क्या बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या करो कि जो किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का जो उसका रिलेटिव मास है, उस रिलेटिव मास की जगह उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, वही उसका मोलर मास हो जाएगा। कैसे, जैसे कार्बन का AMU है ना, तो यहां पे कार्बन को कर दो 12 ग्राम, तो 1 मोल के अंदर, कार्बन के 1 मोल के अंदर 12 ग्राम मास होगा, 12 ग्राम वजन होगा। आसान हो गया कि नहीं, कुछ नहीं करना, जो ये इसका एटॉमिक मास है ना वही वहां पर हो जाएगा ग्राम में। तो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास का मतलब किसी भी एलिमेंट के या मॉलिक्यूल के 1 मोल में कितना वजन होगा, दैट इज कॉल्ड मोलर। जैसे ये है CO2 का है 40, यहां पर लिख देता हूं, दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर लिख देता हूं CO2। अब इसका देखो कितना रिलेटिव मास है 44। अगर मैं इसी को बोलूं कि CO2 के 1 मोल में कितना वजन होगा, तो इतना ही होगा, लेकिन वो ग्राम में होगा। अब वो इसको सिर्फ कुछ नहीं करना, U को हटा के G लगा दो, बस इतना ही फर्क है। आसान है ना, कुछ नहीं करना, इसको AMU को हटाते चले जाओ, और जो भी इसका है, जो भी एटॉमिक मास है वही वहां पे ग्राम में हो जाएगा मोलर मास, और जो यहां पे इसका मॉलिक्यूलर मास है वही वहां पर जाकर के ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा,
वो हो जाएगा मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास। समझ में आ रहा है? क्या किया हमने मोलर मास में? क्या है मोलर मास? एक मोल मतलब वही एक डजन केले में कितना वजन है? तो एक मोल में कितना वजन है? तो एक मोल मतलब इतने सारे पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम के या मॉलिक्यूल के। अब उनका टोटल वजन पूछ रहा है, बताओ कितना होगा? तो निकालना बड़ा डिफिकल्ट था, तो कुछ नहीं करना, जो उस एटम का एटॉमिक मास है उसकी जगह से यू यूनिट हटा दो और जी लगा दो, उतना ही उसका ग्राम में हो जाएगा। समझ में बात आपको? ये ऑक्सीजन का 16 AMU है। तो अगर कोई बोले कि ऑक्सीजन का एक मोल के अंदर, 1 मोल की बात कर रहा हूं, तो बताओ एक मोल के अंदर कितना होगा? तो भैया यहां पे लिख देता हूं मैं, ऑक्सीजन का एक मोल के अंदर कितना है? 16 ना, तो 16 ग्राम ही हो जाएगा। यानी किसी भी एलिमेंट का या किसी भी मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होता है वो उसके रिलेटिव मास के बराबर ही होता है, लेकिन वो ग्राम में होता है। बस इतना ही फर्क है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये आप लोगों को अभी तक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या बच गया? देखो, कंसेप्ट तो समझ में आ गया, अब इसके बाद न्यूमेरिकल बचते हैं आपके इस चैप्टर के अंदर। मोलर मास से रिलेटेड और ये जो है केमिकल फार्मूलाज जो बनाने होते हैं उसके ऊपर कैसे बनेंगे, इसके अलावा मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, मोलर मास वाले जो क्वेश्चन है मोल से रिलेटेड, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो वो ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, मुझे लगता है इसको यहीं खत्म करना चाहिए, अदरवाइज फिर बोरिंग हो जाएगा। एक और वीडियो बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, मोलर मास से रिलेटेड और बाकी मोलिकुलर मास से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।